बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने बजाय मैसूर होकर अपना दिफा करने के फौजी इस्लाह में दुश्मन की ज़मीन पर लड़ने के मकूले पर अमल करते हुए मशीर के घर पर मुखालफिन से दो हाथ करने को तरजीह दी और दो थाई और कैसर के एक साथी को हवेली में छोड़कर बाकी सारे थाइयों के साथ छोटा बड़ा असला लेकर मशीर के घर जाने का फैसला किया। हवेली के चंद तीर अंदाज भी हमारे साथ थे और वही हमें मशीर के घर ले गए, जिसे कम अज़ कम 400 बलवाइयों ने घेर रखा था। और अब वो मट्टी के तेल में तर किए हुए कपड़े और तीर पर लगाकर जलते तीर घर पर फेंक रहे थे। रंगा माटी में राजा की हवेली समेत सारे साहिब हैसियत लोगों के घरों में लकड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, जो जलते तीरों की बारिश में बहुत जल्द आग पकड़ सकती थी। ये देखकर मैंने ये तय कर लिया कि बलवाइयों को आज ऐसा मज़ा चिकाऊंगा जिसे वो मुद्दतों फरामोश न कर सकेंगे। हमारे वहाँ पहुँचने पर पीछे खड़े बलवाइयों ने हमें देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वो संभल सकते हमने इन पर सीधा फायर खोल दिया। बांग्लादेशी फौज से छीनी हुई राइफलें, जिनकी वाफर गोलियां हमारे पास थीं, हमारे बहुत काम आई। राइफलों के अलावा हमारे रिवाल्वरों से भी चुन चुन कर निशाना लगा रहे थे। मैं और मेरे साथियों में इस वक्त इंसानी ज़िंदगी के लिए रहम का जज्बा ख़त्म हो चुका था। बलवाई भाग रहे थे और हमारी गोलियां इन्हें भागते चूहों को गिरा रही थी। हमारी फायरिंग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट जारी रही और कम व पेश 30-35 बलवाई हलाक और इनसे दुगने ज़ख्मी हुए। मेरी ज़िंदगी में ऐसे सिर्फ 2-3 मौके आए थे जब मैं हर किस्म के जज्बा इंसानी को भूलकर वहशी दरिंदा बन गया था। 71 की जंग के बाद भी मुंबई में CBI के कारकुनों को हलाक करते वक्त और खटमंडों में माजरों के रूप में मुक्ति बानी वालों को मारते हुए मेरी बिल्कुल ऐसी ही ज़हनी कैफियत थी। बलवाई लाशें और तड़पते जख्मियों को छोड़कर फरार हो चुके थे। मशीर के हामी घर के अंदर से बलवाइयों का मुकाबला कर रहे थे। इनके भी 2 आदमी मफाबत में बलवाइयों के हाथों अब तक हलाक हो चुके थे। वो हमें देखकर घर से बाहर निकले तो मैंने अपने साथ आने वाले तीर अंदाजों के जरिए उनको पैगाम भेजा। उनका यहाँ इन हालात में रहना खारिज अल बहस था, लिहाजा वो अपना ज़रूरी और कीमती सामान लेकर हमारे साथ हवेली चलें। 1 घंटे में वो सब हमारे हमरा हवेली के जानब चल पड़े। रंगा माटी इस वक्त बिल्कुल कर्फ्यू ज़दा इलाके का नमूना बना हुआ था। तमाम दुकानें और बाजार बंद थे, गलियां और रास्ते सुनसान थे और हू का आलम तारी था। हम हवेली में पहुंचे तो रानी को पहले ही इस वाक़े की इत्तला मिल चुकी थी और वो हमारी मुंतज़िर थी। मशीर के ख़ानदान को तो इसने मेहमानखाने के 2 कमरों में भिजवा दिया और मुझे अकेला में बुलाकर बाज़ पुरस करने लगी कि मैंने इसे बताए बगैर और बिला इजाज़त ये कदम क्यों उठाया। मैं हालात की संगीनी और इस खून रेजी से चिड़चिड़ा हो रहा था। बलवाइयों की अमवात का जिम्मेदार मैं था, लेकिन मैंने ये इकदाम अपनी किसी ज़ाती रंजिश या फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि इंतहाई मजबूरी की हालत में और रानी के सरदार बेटे की साजिशों और रानी और इसके छोटे बेटे और हवेली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया था। और अब रानी मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मैंने रानी को बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, मैंने जो कुछ भी किया है इसके लिए मैं तुम्हें हरगिज़ जवाबदेह नहीं। हमारे यहाँ आने और बेशतर तुम और तुम्हारा बेटा बरसों अपने सरदार बेटे की कैद में रहे और मैंने तुम्हें इसकी कैद से रिहाई दिलाई। अब तक जो कुछ भी हुआ और आइंदा होगा इसका वाहिद जिम्मेदार तुम्हारा बड़ा बेटा है। अपने इन्हीं कबीले वालों के इल्म में होने के बावजूद वो तुम्हें बरसों कैद में से रिहाई न दिला सके। आज ही तुमने अपने कबीले के 3 मर्दों और 1 औरत को तीर और खंजरों से हलाक किया है, जिसके नतीजे में बलवाइयों ने तुम्हारे मशीर को मार डाला और वो इसके घर को आग लगाकर घर के अफराद को भी जिंदा जलाने के दर पे थे। इसके बाद उन्होंने हवेली का रुख करना था और अगर
इन्हें हमारा खौफ ना होता तो वो आज यकीनन तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की तिक्का बोटी कर देते। तुम्हें कैद से रिहाई क्या मिली कि तुम मुझसे बाजपुरस करने और हुक्म चलाने लगी हो। याद रखो कि तुम बेशक राजा की बीवी हो, लेकिन मेरे लिए मखसूस एक बेबस औरत हो जिसे मैं राजा को दिए हुए कौल को निभाते हुए यहाँ से ले जाने आया हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही ये कह दिया था कि मैं फौरी तौर पर हवेली के इंतजामात संभाल रहा हूँ, इसलिए याद रखो कि मैं अपने इस कौल व फेल का तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। इसलिए आइंदा मुझसे ना तो कभी रानी बनकर सवाल करना और ना ही मेरे मामलात में दखल देना, वरना मेरे पास इसके सिर्फ एक ही हल रह जाएगा कि मैं अपने साथियों के साथ यहाँ से फौरी चला जाऊँ। तुम्हारे मुखालफिन और माजूल बेटे को जब हमारे जाने का इल्म होगा तो वो हमारा तो कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना असला और गोलियां हैं कि तुम्हारे कबीले जैसे 3-4 मजीद कबीले भी सामने आ जाएं तो इन्हें भी ख़त्म करके हमारे पास खासा एमुनेशन बच जाएगा। तुम अपना सोचो कि तुम्हारा बड़ा बेटा और इसके हामी तुम्हारा क्या हशर करेंगे। मैं जानता था कि इक़्तिदार का नशा सब को और खुसूसन जब कोई औरत चाहे वक्ती इक़्तिदार ही हासिल करे, इतना ज़्यादा सर चढ़ कर बोलता है कि वो होश व हवास से आरी हो जाती है। इसी मसनूई नशे को उतारने के लिए ये मैंने रानी को हालात के आईने में इसका असल अक्स दिखाया था। रानी जो पहले बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, मेरी बात सुनकर बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गई। इसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती थी। रानी से एक आम औरत बनने में इसे चंद लम्हे लगे। बड़ी मरी हुई आवाज़ में वो बोली, आइंदा आपके मामलात में मेरी और मेरे छोटे बेटे की तरफ से हरगिज़ दखल अंदाजी ना होगी। अगर आप मुनासिब समझें तो आज रात ही मदफून ख़जाना निकाल लें। पाकिस्तान कब और किस रास्ते से जाना है वो भी आपका फ़ैसला होगा। जब तक रंगा माटी में हमारा क़याम है, मैं सिर्फ आपकी मर्ज़ी और इजाज़त से हवेली के अंदर और बाहर आपके अहकामात के मुताबिक कबीले के लोगों से राब्ता करूंगी, क्योंकि ज़बान ना जानने के बायस आप डायरेक्ट इनसे बात नहीं कर सकते। रंगा माटी से निकलने के बाद आप मेरी आवाज़ तक ना सुनेंगे। आपसे मेरी एक ही इल्तजा है कि मेरे और मेरे बेटे को खैरियत और आफियत राजा साहब तक पहुंचा दें। रानी की इसका सही मकाम दिखाकर मैं तहखाने में महजूल सरदार के पास गया। थाई पहरेदारों ने इंतहाई सख्ती कर रखी थी कि सरदार के लिए भेजा गया खाना भी अभी वैसे ही पड़ा था, क्योंकि सरदार के हाथ और पांव बंधे हुए थे। मैंने पहरेदार को भेजकर 2 साथियों को बुलवाया, जिन्होंने सरदार के हाथ और पांव खोले। भूख से सरदार का बुरा हाल था, वो खाने पर टूट पड़ा। मैंने इसे वाज़ह और 2 टोक अल्फाज में कहा कि इसने हिरासत से भागने का जो प्लान बनाया था, इसके नतीजे में न सिर्फ इसका ये हाल हुआ, बल्कि रानी बनने के शौक में मुब्तला खादमा, इसका मशीर और दोनों हज्जाम भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इसके हामियों ने रानी के मशीर को बुलवा कर इसके घर को आग लगाना चाहिए तो दर्जनों हामी तो मौके पर ही हलाक कर दिए गए, जबकि 20 जख्मी हामी अब तक मर चुके होंगे। और इससे सब कत्लो गैरत की वजह वो है, अगर वो हमारे खिलाफ साजिश ना करता तो हालात इस नैज तक ना पहुँचते। अब भी वक्त है कि वो इंसान बन जाए और हमें मज़ीद खून खराबे किए बगैर यहाँ से जाने में तावन करे। जब इसने बिला आखिर राजा बनना है तो क्या वो सब्र से चंद रोज़ यहाँ गुजार नहीं सकता? सरदार खामोशी से मेरी बात सुनता रहा और कुछ सोचकर बोला, मेरा ये आपसे वादा है कि मैं आपके रास्ते में अब ना तो कोई रुकावट डालूंगा और ना ही यहाँ से फरार होने और ना ही किसी से भी राब्ते की कोशिश करूंगा। जज्बा खैर सगाली के तौर पर इसने अपने पलंग के एक पोशीदा खाने से एक बड़ा खंजर निकाल कर मुझे दिया और बोला, तलाशी के दौरान ये जगह आपकी नज़र में ना आ सकी। आपको यकीन हो गया होगा कि मैंने आपसे जो वादा किया है इसे पूरा करूंगा। मैं जो हमेशा दूसरों पर भरोसा कर लेता हूं, सरदार की इस हरकत से फिर इसके चकमे में आ गया और साथियों को कहा कि अब इसके हाथ पांव न बांधे। बहरहाल थाई पहरेदार को
یہ ہدایت دے کر اگر سردار کی کوئی ایسی ویسی حرکت دیکھے تو اسے ٹانگوں میں گولی مار کر بھاگنے نہ دے، اور اگر کوئی مرد یا عورت اس سے ملنے کی زبردستی کوشش کرے تو اسے بھی ہلاک کر دے۔ شام خاصی گہری ہو چکی تھی جب میں نے رانی کو پیغام بھجوایا کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ 1 گھنٹے بعد آؤں گا تاکہ آج رات جواہرات والا کام کر دیا جائے۔ رانی کا جواب آیا کہ بہتر رہے گا کہ رات کا کھانا کھا کر جب بیشتر خادم اور خادمائیں چلی جاتی ہیں اس وقت یہ کام کیا جائے، لہذا رات کے 12 بجے ہم لوگ آئیں۔ رات 12 بجے کیسر نمبر 2 اور اس کے 4 ساتھیوں کو لے کر میں زنان خانے میں گیا۔ رانی ہماری منتظر تھی، کدالیں اور پھڑوے بھی اس نے منگوا لیے تھے اور اس کے 4 قابل اعتبار ملازم بھی موجود تھے۔ رانی میری آج دن کی گفتگو سے خاصی دل گرفتہ نظر آتی تھی، میں بھی روکھے انداز میں اس سے پیش آ رہا تھا۔ رانی نے ہمارے درمیان تناؤ کی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھ سے انگریزی میں پوچھا، آپ تو اب حویلی کے چپے چپے سے واقف ہو چکے ہیں، ذرا بتائیے تو خزانہ کہاں مدفون ہونا چاہیے؟ ایسی جگہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ بہرحال ان فضول باتوں میں اب وقت ضائع نہ کرو اور اصل کام کی طرف آؤ۔ میرا یہ جواب سن کر رانی نے چپ چاپ اپنے خادموں کو کدالیں اور پھڑوے اٹھانے کو کہا اور ہمیں لے کر زنان خانے کے ایک کچن کی طرف چلی جو صرف رانی کے لیے بنایا گیا تھا، اور بقول رانی کے وہ شوقیہ طور پر کبھی کبھی اس کچن میں کھانا تیار کرتی تھی۔ کچن سے متعلق ایک سٹور تھا جس میں کچن کی ضروریات کا سامان رکھا ہوا تھا۔ رانی نے اس سٹور کے ایک کونے سے سامان ہٹوا کر خادموں کو فرش کھودنے کا حکم دیا۔ پہلے ٹائل اکھاڑے گئے اور پھر کھدائی شروع ہوئی۔ یہ سب پتھر علاقہ تھا لیکن کھدائی کی جگہ پر پختہ اینٹیں بھری ہوئی تھی۔ جب تقریباً 2 فٹ گہرائی تک کی اینٹیں نکال لی گئیں تو رانی نے خادموں کو واپس جانے کو کہا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، میں نہیں چاہتی کہ خادم خزانے کو دیکھ سکیں۔ خادموں کے جانے کے بعد میرے ساتھیوں نے اینٹیں نکالنی شروع کی۔ یہ اینٹیں آج تک کی اینٹوں سے مختلف، بہت پتلی اور چھوٹے سائز کی تھی۔ مزید 2 فٹ گہرائی تک اینٹیں نکالنے کے بعد زنگ آلودہ لوہے کا ایک بڑا چوکور ٹکڑا دکھائی دیا۔ اس ٹکڑے کو ہٹانے کے لیے چاروں طرف سے مزید اینٹیں ہٹائی گئی اور بڑی مشکل سے اس ٹکڑے کو نکالا گیا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک بھبکا سا نکلا۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے یکلخت خیال آیا کہ مورنگ قبیلے کے جواہرات نکالتے وقت زہریلی تھیلی سے ہم بال بچے تھے۔ میں نے رانی کو کہا کہ ہمیں ایک موٹی چادر چاہے جسے ہاتھ پر لپیٹ کر جواہرات کو نکالا جائے۔ رانی اندرونی کمرے سے ایک چادر اٹھا لائی۔ میرے نمبر 2 نے چادر پورے بازو پر لپیٹ کر ہاتھ اندر کرنا چاہا لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ تھوڑی گہرائی تک ہاتھ اندر لے جا کر باہر نکال لیا۔ ہمارے پاس 2 ٹارچیں تھی جن کی روشنی میں نمبر 2 نے ایک مردہ سانپ کی کھال اور سر کا کچھ حصہ دیکھ لیا تھا۔ اب کیسر کے ایک ساتھی نے چادر اپنے بازو کے گرد لپیٹی اور فرش پر لیٹ کر اپنے پہلے سانپ کی کھال کے ٹکڑے اور پھر چمڑے کی ایک بڑی تھیلی نکالی۔ اب وہاں مزید کچھ نہ تھا۔ تھیلی ایک طرف رکھوا کر میں نے لوہے کا ڈھکن پھر وہیں رکھنے اور اس پر اینٹیں رکھنے کا کہا۔ آدھے گھنٹے بعد یہ کام بھی ہو گیا اور ٹائل لگا کر ہم اس کھودی گئی جگہ کو تقریباً پہلے جیسی حالت میں لے آئے اور سٹور کا سامان واپس اپنی جگہ پر رکھ کر ہم سب اندرونی ڈرائنگ روم میں آئے۔ میں نے رانی سے خنجر لے کر اور ہاتھ پر چادر لپیٹ کر چمڑے کی تھیلی کو چاک کر کے الٹا دیا۔ کمرے میں پیٹرو میکس کی روشنی تھی۔ اس تھیلی میں سے کم از کم 300 تراشے ہوئے ہیرے، یاقوت، پوکھراج، نیلم اور زمرد ہمارے سامنے قالین پر ڈھیر پڑے تھے اور ناتارشدہ ہونے کے باوجود روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ ان میں کچھ جواہرات غیر معمولی طور پر بڑے تھے اور باقی بھی خاصے بڑے سائز کے تھے۔
हम सब इस खजाने को फटी फटी आंखों से देख रहे थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक जवाहरात का ये खजाना 70 की दिहाई में कम अज कम 30 करोड़ का होना चाहिए था। मेरे कहने पर रानी का कागजात और कलम ले आई और खजाने की तफसीलात दर्ज करके इस पर दस्तखत कर दिए। मेरे कहने पर कैसर ने चादर हाथ पर लपेटकर इन जवाहरात को एक दूसरे चादर में डाला और बाथरूम में पानी से इसको खूब अच्छी तरह से धोया ताकि अगर इन पर भी जहर लगा हुआ हो तो धुल जाए। जवाहरात को सुखाने के बाद मेरे कहने पर रानी तकियों के 3 गिलाफ ले आई, जिन्हें एक दूसरे में डालकर एक बड़ी थैली बनाई ली और सारे जवाहरात और इनकी तफसील और रानी का दस्तखत शुदा खत भी इस थैली में डालकर एक रस्सी से इसका मुंह मजबूती से बांध दिया। रानी से रुखसत होकर हम मेहमानखाने की तरफ लौट आए। मुरंगों के खजाने के साथ अब इस खजाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी और मेरे पास कोई ऐसी जगह न थी जहां इन जवाहरात को महफूज रख सकूं। सोच सोच कर यही तरकीब जहन में आई कि इन्हें अपने जिस्म से बांध लूं ताकि इस तरह इन तक किसी की पहुंच मेरे मरने के बाद हो सकती थी। दोनों खजानों का कुल वजन तकरीबन 8 किलो था। इन्हें जिस्म से बांधने से मेरी मोबाइलिटी भी कम होनी थी, लेकिन इसके सिवा चारा को भी तो न था। अगले रोज मैंने सब साथियों, रानी और इसके लड़के कल्पना और राजी की बीवी को कहा कि किसी के इल्म में लाए बगैर चलने की पूरी तैयारी कर लें। रवानगी के वक्त मैं सिर्फ 1 घंटे का नोटिस दूंगा। अब मुझे राजी की वापसी का बेचैनी से इंतजार था। मजीद 2 दिन के इस इंतजार में गुजर गए। इस दौरान रंगा माटी में हमारे खिलाफ कोई खिचड़ी पक रही थी। मुझे इसका कुछ भी इल्म ना हो सका। मेरे साथी 2-3 बार कस्बे का चक्कर लगाकर आए। दुकानें वगैरह खुली थी और बाजार में लोगों की आमदोरफ्त भी मामूल के मुताबिक थी। रानी ने मुझसे इजाज़त लेकर हवेली से चंद खादम और खादमाओं को हवेली में ही रोक लिया। पहरेदार और तीर अंदाज भी हवेली से बाहर नहीं जाते थे। हवेली में मुकीम अफराद के लिए खुर्दो नोश का सामान लेने मेरे 4 साथी खादमों के साथ बाजार जाते और सामान लेकर आ जाते। खच्चरों के लिए घास भी यही लाते थे। हमीद सारा वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था। हमने भी इसकी खामोशी और इस रवश पर कोई ध्यान न दिया। मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा रंगा माटी से निकलते वक्त था। ये बजा कि मेरे तमाम साथी मुसल्ला थे, लेकिन रानी, इसके लड़के और सामान के साथ हम हमले की सूरत में किसी ओट में बैठकर मुकाबला करने की पोजीशन में न थे। हमें खुली जगह पर मुकाबला करना था और चकमा कबाइल के लड़के रंगों से जिस्मों को कैमोफ्लेज किए दरख्तों की टहनियों पर पत्तों में छुपकर बेआवाज जहरीले तीरों की हम पर बारिश कर सकते थे। बर्मा में जादूगरनी ने पानी के थाल में मुझे ऐसा ही मंजर दिखाया था। मैं इन हालात में ज़्यादा से ज़्यादा यही एहतियात कर सकता था कि हमला होने की सूरत में हमराही ख़वातीन और राजा के लड़के को खच्चरों पर बिठाकर दूर भेज देता और हम मर्द हमला आवरों से मुकाबला करते। साथियों को तरबियत देने के लिए मैंने हवेली के 3 पहरेदारों को मुंतखब किया और रानी के ज़रिए इन्हें समझाया कि वो सपहर 3 बजे जिस्मों को कैमोफ्लेज करके हवेली में 3 दरख्तों पर चढ़ जाएं और जब हम वहां से गुजरें तो हमारे इर्द गिर्द तीर फेंकें जो हमें ना लगें। ये इंतज़ाम करके मैंने सारे साथियों को कहा कि आज सपहर असले के बगैर हवेली के सैन में चहलकदमी करेंगे। सिर्फ मैंने अपना पिस्टल और रिवाल्वर अपने साथ रखा और मुकर्ररा वक्त पर साथियों से